कि यूं ही नहीं मिली आज़ादी, कईयों ने प्राण गंवाई है, कि यूं ही नहीं मिली आज़ादी, कईयों ने प्राण गंवाई है। कुछ महापुरुषों के तो नाम अमर हैं, कुछ महापुरुषों के तो नाम अमर हैं, पर कुछ ने तो बस गुमनामी ही कमाई है, पर कुछ ने तो बस गुमनामी ही कमाई है। जी हाँ, हम आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। भारत विश्व में आज अतुलनीय देशों की श्रेणी में खड़ा है। आज का भारत आत्मनिर्भर है और विश्व के बड़े देशों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतवासी आज विश्व में मेक इन इंडिया या कह ले आत्मनिर्भर भारत जैसे कई अनेक विशेष मुद्दों पर काम कर रहा है और बहुत ही जल्द विश्व के श्रेष्ठ देशों में से एक होगा और एक दिन इसे विश्व गुरु होने का दर्जा भी प्राप्त होगा। भारतवासी को इस आज़ादी का महत्व तब समझ में आया जब हम 250 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। समय समय पर गुलामी की इस जंजीर को तोड़ने का असफल या सफल प्रयास चलता रहा और गुलामी की पहली शुरुआत या आज़ादी की पहली लड़ाई कह ले वो थी प्लासी का युद्ध। प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी पर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे और रॉबर्ट क्लाइव की सेना में मात्र 3,000 सैनिक थे। इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों की विजय हुई। तो आइए जानते हैं कि इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी नवाब की हार क्यों हुई। हार के पीछे कुछ इतिहास छुपे हैं, तो उन ऐतिहासिक चीज़ों को आज हमें जानना चाहिए। तो चलते हैं प्लासी का युद्ध को हम विस्तार से जानें। तो मुगल सम्राट के विघटन या खंडों से विभिन्न स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। इनमें कुछ राज्य शक्तिशाली थे। शक्तिशाली राज्यों में मराठे सर्वप्रथम थे, किंतु वे भारत की सार्वभौमिक सत्ता को स्पष्ट रूप से अपने हाथों में केंद्रित नहीं कर सकते थे। अब आते हैं बंगाल की स्थिति जानते हैं। तो बंगाल भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ व सबसे समृद्ध था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1691 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। उसी वर्ष एक राजवंश की महिला की डॉक्टर बोटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीत सुशान ने कंपनी को सुल्तानती कलकत्ता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी। हमें ये कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए कि मुगल सम्राट के अयोग्य शासक के कारण ही बंगाल की ओर अंग्रेज कूच कर पाए। अब देखते हैं बंगाल के सबसे पहले नवाब थे मुर्शीद कुली खां। बंगाल के नवाब कौन थे? तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक शासित थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने सूबेदार के रूप में उसकी नियुक्ति की तथा 1717 ईस्वी में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। किंतु
वास्तविक शासन 1700 ईस्वी में था, जब मुर्शिद कुली खां को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। औरंगजेब के पोते असीमुशान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर ली थी। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजोदारी प्रथा प्रारंभ की थी। मुर्शिद कुली खां बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। 1726 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इन्हीं के अधीन हो गया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नवाब एवं सूबेदार बनाया। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी में बना। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसने आलम उद दौला हैदर जंग उपाधि धारण की। अलीवर्दी खां गिरिया नामक स्थल पर उनकी हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। तो अब हम जानते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वह यह कहा करता था कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। उसने यूरोपियों की तुलना किससे की है? तो मधुमक्खियों से। और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। इन्हें 3 पुत्रियां थीं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। तो प्लासी के मेन कैरेक्टर सिराजुद्दौला के बारे में हम जानते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने कलकत्ता व फ्रांसीसियों ने चंदननगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब, जो कभी भी यूरोपियन का साथ नहीं देना चाहता था, उसने मना किया, किंतु फ्रांसीसी मान गए, परंतु अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रैक, सेनापति मिनीचंद व अन्य अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लिया। सिराजुद्दौला के दरबारी विरोधी सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, नवाब का सेनापति मीर जाफर व नवाब का दीवान राय बहादुर, बंगाल के जगत सेठ महावत चंद व दीवान अमीन थे। ये सभी कहने को तो सिराजुद्दौला के शुभचिंतक थे, किंतु ये वही गद्दार थे जिसके बदौलत प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इसी संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई थी। इससे पहले एक छोटी सी घटना हुई थी जिसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना, जो 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। तो प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पूर्व ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। जब 1756 में ही एक घटना घटित हुई थी जिसे कहते हैं काल कोठनी की घटना। इतिहास में इस घटना का महत्व केवल इतना ही है कि अंग्रेजों ने इस घटना को आगे के आक्रामक युद्ध का कारण बनाए रखा। नवाब सिराजुद्दौला को पता चला कि उनकी चेतावनी के बावजूद
अंग्रेज फोर्ट विलियम के अंदर अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। सिराजुद्दौला का यह कहना था कि अंग्रेज व्यापार करने आए हैं तो वो व्यापार करें, अपनी सैन्य शक्ति तथा सत्ता बढ़ाने की कोशिश ना करें। उस वक्त अंग्रेज का गवर्नर जॉन ड्रेक था। नवाब ने 16 जून को हमला कर दिया। हमले की खबर सुनकर नवाब जॉन ड्रेक कुछ साथियों के साथ भाग निकला। जो बच गए थे उन्हें अंग्रेजों और जो अंग्रेज भागने में असफल हो गए उन अंग्रेजों को नवाब ने बंदी बना लिया और 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को, जिसमें औरत और बच्चे भी थे, को 18 फुट लंबे और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया और 23 जून यानी 3 दिन बाद कोठरी को खोला गया। उसमें से मात्र 23 लोग ही जीवित थे। उनमें से थे एक हॉलवेल, जिन्होंने इस घटना की आप बीती सुनाई। उसने कहा कि वहाँ के लोग भूख प्यास से मर गए थे और उन्हें घुटन हो रही थी और दम घुटने के कारण सभी लोगों की मौत हो गई। अंग्रेज इस घटना को ही प्लासी का कारण मानते हैं। इस घटना के बाद बंगाल की बागडोर रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में चली गई। अब थोड़ी जानकारी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास के अंग्रेज के क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ था, वह मद्रास में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ था और आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बन चुका था। और जब हम बात प्लासी के युद्ध की करते हैं तो हम मीर जाफ़र को कैसे भूल सकते हैं। मीर जाफ़र बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के तहत बंगाल का सेना का कमांडर था। वह एक ऐसा गद्दार था जो काफ़ी समय से नवाब की गद्दी की इच्छा रखता था और आपसी मतभेद के कारण मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। उसने भारत में अंग्रेज़ों के शासन का रास्ता खोला और जाकर अंग्रेज़ों से हाथ मिला ली। इतिहास के कुछ प्रमुख गद्दारों की वजह से ही भारत कई बार कभी तुर्की सेना तो कभी अंग्रेजी सेनाओं के आगे हार मानना पड़ा। तो अब प्लासी का युद्ध में मीर जाफ़र ने धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहन लाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। मीर जाफ़र के लड़के मीरन ने, किसने? तो मीर जाफ़र के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। किसने करवा दिया? तो मीर जाफ़र के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा उनकी हत्या करवा दी। प्लासी नदिया जिले में गंगा तट पर स्थित है। के युद्ध में बंगाल सेना के 500 सैनिक मारे गए तथा इतने ही जख्मी हुए, जबकि अंग्रेजी सेना के 23 सैनिक मारे गए तथा 49 जख्मी हुए। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में प्रथम नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र का आर्थिक रूप से शोषण किया, इसलिए इसे कर्नल क्लाइव का गद्दार या कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके कार्यकाल में बांटो व राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ? तो बांटो राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र अगर हम मीर जाफ़र की बात करें तो जब वह नवाब बना तो कुछ दिन तक तो अंग्रेजों के साथ चला था, लेकिन जब वह मनमानी नहीं कर पाया और अंग्रेज उस पर हस्तक्षेप करते थे, तब उसने अंग्रेजों का विरोध किया और इस विरोध के कारण अंग्रेजों ने नवाब मीर जाफ़र को हटा कर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। तो मीर जाफ़र 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा और मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक रहा। फिर पुनः मीर जाफ़र को ही गद्दी पर बैठाया गया। तो आप लोगों को कुछ नोट्स दिए गए हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो नोट्स को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। चूँकि ये इतिहास बहुत, और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। इतिहास बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है
और इसे बहुत ध्यान से सुने, चाहे जहाँ से भी पढ़ें, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ें।